हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पेड एग्जाम 2023 के लिए अंकित भाटी सर का मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और अंकित भाटी सर का ये मॉडल पेपर मार्केट में आपका आ चुका है, तो आप लोग इसे मार्केट से ले सकते हैं। और काफ़ी अच्छा आपका मॉडल पेपर है, पूर्णतः अपडेट है, करंट अफेयर के साथ साथ पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपका अपडेट है ना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी हैं, तो आप लोग मार्केट से इसे ले सकते हैं, ठीक है ना। और सॉल्व करते हैं, और पहली बार आप लोग जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको यहाँ पर सभी जो आपके प्रकाशन हैं वो आपके सॉल्व कराए जाते हैं, है ना। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपकी ये मॉडल पेपर है वो अभी आपको देखो, अभी आपको दे रहे हैं 7 बजे, अभी आपको 12:15 में भी आपको एक दूसरा मॉडल पेपर मिलेगा, 3:40 में तीसरा मॉडल पेपर मिलेगा, और 5:30 बजे आपका चौथा मॉडल पेपर मिलेगा, और रात में दोस्तों यहाँ पर 10:15 में पाँचवा मिलेगा। एक ही दिन में आपको यहाँ पर 5 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है ना, सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, जय हिंद लिख दीजिएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका सामने दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं किया। 1 को ऑप्शन देना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो ग्वालियर के सिंधिया थे, हैदराबाद के निजाम और भोपाल का जो सिकंदर बेगम है, ये लोगों ने पूरी हेल्प किया था दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा अवध की जो बेगम है हजरत महल, है ना भैया, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता थोड़ो की थी, ये तो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे लखनऊ से, है ना। तो इसको ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि जवाब सबका बिल्कुल सही आ गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी। मौर्य अर्थव्यवस्था जो थी वो किस से आपकी निर्भर थी, बताना है। ये दोस्तों याद रखिएगा मुख्य रूप से आपकी कृषि पर आपका आधारित अर्थव्यवस्था थी, मतलब ऑप्शन जो आपका है ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपका बनता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन देना है। और भैया वीडियो को लाइक शेयर करिए, तभी मजा आएगा क्लास में। और पूरे मॉडल पेपर आपको प्रयास करेंगे मेहनत की तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से सभी आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। तो भैया जितने लोग जुड़े हैं, है ना, सबसे पहले मॉडल पेपर हम आपको ही सॉल्व कराते हैं। तो भैया आप लोग पूरे लोग जितने लोग हैं, जो लोग ऑफलाइन देखते हैं ऑनलाइन, सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना। पहला मॉडल पेपर है तो भैया लाइक सपोर्ट पूरा बराबर करिएगा जितने लोग भी हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। जो आपके मुगल शासन के दौरान जो कोतवाल शब्द आपका है ना, इसकी सही भूमिका क्या थी, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कानून और व्यवस्था बनाए रखना ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। कोतवाल को नगर प्रधान भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी के, है ना, क्या महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। मतलब दोस्तों देखा जाए तो महात्मा गांधी जो थे वो चाहते थे आपका मंद औद्योगिकरण हो, औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं विरुद्ध तीव्र औद्योगिकरण, मतलब दोस्तों जो मशीनीकरण आपका था बहुत जल्दी परिवर्तन हो रहा था, इस पर ये क्या कर रहे थे, विरोध में आपके थे। तो ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों जलाशय के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके कहाँ से मिले हैं, देखिए 5 नंबर में। तो 5 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर है, याद रखिएगा, आपके कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? आपके कालीबंगा से या धौलावीरा से। भाई आप धौलावीरा लगाइए, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर है, धौलावीरा आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये धौलावीरा कहाँ पर है? तो धौलावीरा आपके कहाँ पर है? गुजरात की कच्छ में है दोस्तों, याद रखिएगा। जेपी जोशी ने इसकी खोज किया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ से विशाल जलाशय के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों देखिए जैसे आपका रोपड़ से मृदभांड मिला है, कुल्हाड़ी मिला है ना, काफ़ी चीज़ें आपके पाए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर आप लगाइएगा, ठीक है, धौलावीरा गुजरात। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि वैशाली में द्वितीय संगीति द्वारा संचालित की गई थी, अर्थात जो वैशाली में द्वितीय संगीति हुई थी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर संचालित दिया है, इसका मतलब आपसे ये पूछा गया है कि किसके समय में, तो आप कहेंगे कालाशोक के समय में। याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगाति ये आपकी वैशाली में हुई थी, कालाशोक के समय हुई थी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगर पूछ लेता पहली बौद्ध संगीति किसके समय, तो आप कहेंगे आजाद शत्रु के समय, और कहाँ पर आपके राजगढ़ में। अगर तीसरी पूछ लेता तो भैया अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी जो हुई थी वो कुंडलवन कनिष्क के समय आपकी हुई थी चौथी, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है कि प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एनिवेशन दिया गया है।
तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए एनिवेशन ने लिखा था, मतलब एनिवेशन का जो संगठन था वो थियोसॉफिकल सोसाइटी था, ना कि ये था। मतलब ये तो आपका गलत हो गया है। दूसरा दिया गया है सत्य शोधक समाज। दोस्तों यहाँ पर देखिए बी नंबर ही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की वो आपकी ज्योतिबा फुले के द्वारा यहाँ पर किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, ये है आपके लॉर्ड मिंटो। दोस्तों लॉर्ड मिंटो जो कि 1909 में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत किया था, और एक भारतीय परिषद अधिनियम आया था 1909, है ना, जिसमें से मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में मार्ले मिंटो सुधार जो आपका अधिनियम है वो 1909 में पारित हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक आपके कौन हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इंडिया डिवाइडेड जो आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ये नंबर राइट हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों एक पुस्तक पूछी जाती है अब्दुल कलाम आज़ाद की, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है। इंडिया विंस फ्रीडम किसके, अबुल कलाम आज़ाद की है। किसकी, अबुल कलाम आज़ाद की है। वहीं पर आपके इंदिरा गांधी की थी माई ट्रुथ, है ना, क्या माई ट्रुथ जो आपके इंदिरा गांधी की थी। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकों में देखा जाए जैसे भारत की खोज हो गया, विश्व इतिहास की झलक हो गया, ये जवाहरलाल नेहरू के हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था। दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो कह रहा है एकता प्रणाली, जैसे ये शब्द मिले तो आपको लगाना है इल्तुतमिश। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ये नंबर राइट हो जाएगा कि 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू किया था। दोस्तों ये एकता शब्द जो आपका होता है किस प्रकार से कह सकते हैं कि एकता एक भूमि का टुकड़ा होता था जिसके नियंत्रणकर्ता को उसे मुक्ति या वली कहा जाता था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका ये नंबर राइट हो गया है। दोस्तों इल्तुतमिश को अगर बात किया जाए तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, है ना, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया है। बताइएगा विश्व को कितने टाइम जोन में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 1 घंटे के अनुसार देखा जाए 24 प्रमुख समय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र जो होता है इस प्रकार से जैसे 15 अंश देशांतर को कवर करता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक क्षेत्र होता है मात्र 15 अंश देशांतर को ही कवर कर पाता है, नहीं तो फिर आपका परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा आपकी कौन सी है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा इनमें से कौन सी है। आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। भैया वीडियो में लाइक की संख्या बढ़ाइए यार, इतने लोग देखे जुड़े हैं, है ना, तो कम से कम इतना तो समझिए कि आपको पढ़ा रहे हैं और मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं, है ना। हर एक प्रकाशन का भी सॉल्व कराते हैं, सबसे पहले कराते हैं और सबसे ज़्यादा मॉडल पेपर हम आपको कराते हैं। तो भैया लाइक शेयर सभी लोग जरूर करिएगा, है ना। सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखो दिया गया है कि 12 नंबर में जो ऑप्शन है आपका नंबर 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर जो आपका है ये भारत का मानक यामोत्तर है ना, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है। और दोस्तों याद रखिए क्वेश्चन बनता है कि जो यामोत्तर अपने भारत का है ये ग्रीनविच से कितना आगे है या पीछे है। तो आप कहेंगे ग्रीनविच से ये पूर्व में है, अर्थात 5.5 घंटा, कितना 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है और आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका सी नंबर गुरु शिखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु शिखर, है ना। और यहाँ पर दोस्तों ये राजस्थान के अरबुदा पर्वत में स्थित है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। एक बार नहीं बहुत बार आपने पढ़ाया भी है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए अमेजन वर्षा वन जिन्हें पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व में देखा जाए दुनिया का 20% जो ऑक्सीजन मिलती है वो आपको अमेजन वर्षा वनों से ही मिलती है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। तो दोस्तों यूरेनियम के जो आपके खनन भंडार हैं वो झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद दोस्तों अब राजस्थान में भी देखने को मिले हैं। आपका जो आंसर होगा वो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि राजस्थान में भी मिला है जो कि दुर्लभ खनिजों में से एक माना जाता है यूरेनियम। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी। ये क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जा रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति जो आपकी लागू हुई वो कब लागू हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा 1991, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। उस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है
कह रहा है कि प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया के लेखक कौन है। प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका 17 नंबर में 17 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, याद रखिएगा एम विश्वेश्वरैया। क्या हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, जो कि 1934 में अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया के माध्यम से यहाँ पर प्रकाशित किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। मतलब गरीबी को मिटाने वाली ये पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, कौन सा आपका आंसर क्या होगा। ये है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि है वो आपकी 1974 से आपकी 78 तक आपकी रही थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 को ऑप्शन देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों याद रखिए 2017, क्या 2017 आपको आंसर नोट कर लेना है। उस समय जो आपके थे वो आपके अरुण जेटली थे, जो कि अब आपके नहीं हैं। स्वर्गीय अरुण जेटली के द्वारा जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष आपके थे कौन, अरुण जेटली थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है फसल बीमा योजनाओं में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि व्यापक फसल बीमा योजना 2015, जो कि गलत दिया है। कि व्यापक फसल बीमा योजना ये आपकी 1985 में, कितने में, आपके 1985 में आपकी आई थी। वहीं पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 आपकी हो जाएगी। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2010 से 16 हो जाएगा, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। इसका निर्णय कौन करता है भैया, याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है कि ये जो विधेयक है धन विधेयक है या नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ये भैया कौन सा आर्टिकल है। आप कहेंगे आर्टिकल नंबर आपका जो 243 है, इसके अंतर्गत आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। कुछ इस प्रकार से दिया गया है, हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं, आंसर बताने का प्रयास करते हैं कि भैया भारतीय संविधान का जो आपका ये दिया गया है ना 9, ये है आपके पंचायत से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, पंचायत से जुड़ा है। भारतीय संविधान का ये जो आपका दिया गया है ना यहाँ पर 8वां, ये किससे जुड़ा है, तो संघ राज्य क्षेत्र से जुड़ा है। संघ राज्य क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो आपका ये पहला हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो आपका 5वें का फर्स्ट हो जाएगा मूल कर्तव्य, चौथे का फर्स्ट हो जाएगा ये मूल कर्तव्य हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 4 हो जाएगा। और संविधान का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे 9 का ए जो आपकी नगर पालिका है। ठीक है, यहाँ पर नगर पालिका कौन सा है, तो नगर पालिका यहाँ पर 2 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है। दोस्तों देखिए, राज्य के नीति निर्देशक में क्या होता है कि काम करने की मानवीय दशाओं का उपबंध इसमें आपका किया गया है। यहाँ पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्राथमिक बाल्यावस्था, है ना, प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल शिक्षा को बंद किया गया है। फिर दिया गया भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ाना, ये भैया आपके देखा जाए तो आपके इसमें नहीं दिया गया है ना। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है सी नंबर है, ये आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था। दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है वो आपके किससे है, तो भैया इनका संबंधित था आपके निर्वाचन सुधारों से। किससे, तो आपके निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। जो दिनेश गोस्वामी समिति है ये 1990 में ये सुधारों के लिए ये आपका किया गया था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है। चलिए बताइएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है 26 नंबर में। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका है 26 में वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। बेकिंग सोडा आपका आंसर है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया वो किसने किया था, 27 को ऑप्शन लॉक करना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ईंट पर नाचे, अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया था वो किया था जे थॉमसन ने। कब, तो 1897 में किया था। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछे भैया न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो आप कहेंगे चैडविक ने किया था। किसने, तो आपके चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। अगर पूछे कि रदरफोर्ड, है ना, तो गोल्डस्टीन और आपके रदरफोर्ड, है ना, इन्होंने प्रोटॉन की खोज पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। 1 हार्स पावर जो होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, बताइएगा।
कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन लॉक करें। प्रकाश वर्ष जो आपका है दोस्तों याद रखिए दूरी का होता है, जो कि ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष की परिभाषा होती है कि प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए जब बहुत ज़्यादा दूरियाँ होती हैं उनको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का ही मापन होता है, जो कि 9.46 कितना याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है नींबू में बहुतायत में होता है, तो नींबू होता है खट्टा। जब नींबू होता है खट्टा तो आप कहेंगे यहाँ पर जो होता है वो विटामिन सी आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। संतरा, आंवला, इन सब का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आपका विटामिन सी होता है ना। विटामिन ए के स्रोत पूछा जाए तो विटामिन ए के स्रोत में जैसे गाजर है, आम है, ये आपके हो जाते हैं यहाँ पर। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उच्छावास का सन्निच्छेद आपको बताना है। हिंदी में भैया आपको इतनी पढ़ाई जाती है कि आप लोग तो भैया हिंदी में जैसी क्वेश्चन आएगा वैसे टूट पड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि उच्छावास का सही सन्निच्छेद हो जाएगा उत्धन श्वास, है ना। मतलब ये है आपकी व्यंजन संधि और उत्धन श्वास जो दिया है ये वाला ऑप्शन आपको राइट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या होता है। पेट में दाढ़ी होना मतलब क्या होता है, तो कह रहे धूर्त प्राणी तो होगा नहीं, रोग ग्रसित होना ये भी नहीं है, पेट और दाढ़ी ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा देखने में सीधा किंतु चालाक होना। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, मतलब कम उम्र में ही चतुर या चालाक हो जाना, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अगम्य। अगम्य मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला होता है कि जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन उसे बोलते हैं दुर्गम, क्या दुर्गम। और जहाँ जाना आसान होता है और आसान होता है तो आप कहेंगे सुगम हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है मृगेंद्र पर्यायवाची किसका है। मृगेंद्र जो पर्यायवाची हो किसका है। मृगेंद्र दोस्तों होता है किसका, आपके शार्दुल का होता है। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। बताया भी है कि भैया शार्दुल, वनराज, मृगराज, केहरी ये आपके जो होते हैं आपके शार्दुल के ही होते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है अतिवृष्टि का विलोम क्या है। अति मतलब ज़्यादा होता है और विलोम पूछा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर हो जाएगा आपका अनावृष्टि। क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि आपके करंट अफेयर के हैं, लाजवाब क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। चलिए, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त जो हुई है वो किसकी हुई है, यहाँ पर जवाब देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, सभी को जवाब देना है और फटाफट करंट अफेयर का आपका जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए भाई जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। और देखिए आपका जो आंसर आ रहा है काफ़ी लोगों ने जवाब दिया है। 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हैं आपके रवनीत कौर हैं। कौन है, रवनीत कौर, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है इनका नाम है आयुष्मान खुराना। जो आयुष्मान खुराना है यूनिसेफ इंडिया के नए एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, जो कि बॉलीवुड स्टार आपके हैं आयुष खुराना। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। ये 18 फरवरी 2023 को आपकी नियुक्ति किए गए थे। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि वर्ष 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों देख सकते हैं ये जो आपकी योजना थी इसे कहा गया है निर्मल धरोहर योजना। क्या कहा गया है, निर्मल धरोहर योजना, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका 80 नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हाल ही में जारी रिपोर्ट 2023 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की तालिका में कौन सा देश आपका प्रथम स्थान पर है। खुशहाली के बारे में अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे फिनलैंड जो आपका है यह सबसे पहले स्थान पर है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा ये नंबर। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल ही में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। चलिए हमने बताया था ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों। ये है आपका LV-M3 और M4। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये 14 जुलाई को दोपहर को उड़ान भरी थी और 23 अगस्त की शाम को मतलब चंद्रयान 3 जो कि सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश कर रहा है। 56 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। ये है दोस्तों आपका ए और बी दोनों, अर्थात
यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं की छूट सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। मतलब 5 लाख से बढ़ाकर अब कर दिया गया है 7 लाख। कितना? 5 लाख की जगह अब कितना हो गया है? 7 लाख आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। बताइएगा कि निम्न से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन जो आपका है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 58 नंबर में जो ऑप्शन आपका है वो आपका ये हो जाएगा स्कॉटलैंड है दोस्तों। स्कॉटलैंड जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर जैसे महिलाओं में जो आपके मंथली पीरियड होते हैं तो उनमें जैसे पैड वगैरह होते हैं वो आपकी फ्री आपको यहाँ पर दिया जाता है स्कॉटलैंड में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर है कि भारत के किस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 में यूनेस्को का एशिया प्रांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए 59 का जो ऑप्शन है आपका, जो आपका ऑप्शन है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। ये है भागखेला जो आपका है रेलवे स्टेशन, ये आपके मुंबई में है और इसको यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार में मिला है, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है भागखेला, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अमरोहा ढोलक जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान हुआ है, ये किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपकी अमरोहा की ढोलक है यहाँ पर दोस्तों 300 से ज़्यादा इकाइयाँ हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पर ढोलक बेची जाती हैं, है ना, व्यापार अपने भारत और विदेशों में भी होता है। तो दोस्तों ये अमरोहा कहाँ पर है, आप कहेंगे कि यूपी जीके में हमने पढ़ाया, आपके उत्तर प्रदेश में अमरोहा है, याद रखिएगा। तो 60 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है क्रोएशिया की मुद्रा क्या है। क्या दिया है, कह रहा है क्रोएशिया की मुद्रा का नाम बताना है, 61 का ऑप्शन देना है। चलिए क्रोएशिया की मुद्रा पूछा है, आप तुरंत जवाब देंगे कि सर क्रोएशिया का मुद्रा जो कि ऑप्शन बनेगा क्रोएशियाई कुना, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर कुना हो जाएगा। क्रोएशियाई कुना आपका इसका मुद्रा है। दोस्तों ये क्रोएशिया है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोएशिया कौन से कंट्री से है, मतलब किस कहाँ के मतलब है, किस महाद्वीप से है, तो आप कहेंगे यूरोपीय देश आपका है ना। राजधानी जो आपकी है क्रोएशिया की राजधानी है वो जाग्रेब है। क्या है, जाग्रेब इसकी क्या है, राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों देखा जाए तो जो क्रोएशिया है ये क्रोएशिया संघीय गणराज्य यूगोस्लाविया नाम सुना होगा, यूगोस्लाविया नाम सुना, उसका कभी हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो रूबल जो आपकी मुद्रा है कहाँ की है, रूबल ये है आपके रूस की है, कहाँ की है, ये रूस की आपकी मुद्रा है, ठीक है ना। यहाँ पर दिरहम कहाँ की है, तो आप कहेंगे दिरहम है संयुक्त अरब अमीरात की है, कहाँ की है, संयुक्त अरब अमीरात की है ना। यहाँ पर दोस्तों कुना तो अभी हमने आपको बता ही दिया था, ठीक है। ये जो क्रोन आपकी है नार्वे की है, कहाँ के है, आपके नार्वे की है, इसकी जो आपकी ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। न्यूट्राम आपकी भूटान की होती है, रिंगित जो होती है मलेशिया की होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आपका जवाब किनमें से क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन बनेगा बी नंबर, याद रखिएगा 22 मई को। कब मनाते हैं, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और वहीं पर दोस्तों जो आपका 16 सितंबर है, हर बार पूछा जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे 20 जून को क्या मनाते हैं, तो 20 जून को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस है। दोस्तों 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो आप कहेंगे 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है, मतलब पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। दोस्तों यूपी जीके से भी एक दो क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अनुसंधान आपके सिलेबस में है भी, तो अनुसंधान चाहे आपका यूपी का हो या कहीं का हो, पूछा तो जाएगा ही जाएगा। तो ये दोस्तों आपके कहाँ पर है, वाराणसी में है, ठीक है। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर है। और स्थापना जो हुई थी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर जो मान्यता दी गई थी वो मान्यता दी गई थी आपकी कब, तो आपके 1999 भारतीय सब्जी अनुसंधान के रूप में इसको मान्यता मिली थी। दोस्तों यहाँ पर कानपुर में एक अनुसंधान पूछा जाता है, दलहन अनुसंधान, कहाँ पर है, दलहन अनुसंधान आपके कानपुर में है। दोस्तों यहाँ पर कानपुर में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान भी है। लखनऊ में दोस्तों देखा जाए वनस्पति अनुसंधान हो गया, विष अनुसंधान हो गया, ये आपके लखनऊ में आपको मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संसद के उच्च सदन के संबंध में कौन सा कथन सही है। मतलब भारत की जो उच्च सदन है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए जो आपका राज्यसभा है, तो राज्यसभा के देखा जाए, देखिए कोई ऐसा तो नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया गया है। तो भैया जो आपका उच्च सदन है, कह रहे यह कभी भंग नहीं होता है, यह कभी भंग नहीं होता, यही बिल्कुल आपका बात सही है। जो ऑप्शन बनेगा आपका नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि भैया ये भंग नहीं होता है। अगला दिया गया है कि प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है। चलिए
कोडाईकनाल जो आपका है ये आपका है कहाँ पर है, तो ये कोडाईकनाल आपके तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर आपके तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु आपका आंसर है राइट हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है ना। ये हिल स्टेशन आपका है और कोडाईकनाल हिल स्टेशन को राजकुमारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखिए ये जो आपका हिल स्टेशन है कोडाईकनाल, इसे राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, शायद इसके ऑप्शन आपके नहीं थे, है ना। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। 66 आपसे कह रहा है कि भूटान भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर 66 नंबर में देखिएगा, हमने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 7 सिस्टर से क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका भूटान होता है, भूटान देखा जाए तो भैया आपके सिक्किम से मिलता है, पश्चिम बंगाल से मिलता है, असम से मिलता है, आपके अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए भूटान की, तो भूटान की दोस्तों राजधानी क्या है, थिम्पू है। मुद्रा पूछे तो आपको न्यूक्रम बताना है, राजकीय भाषा पूछे तो आपका जोंगखा के यहाँ पर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। मड़ई महोत्सव में पूछा गया है, मड़ई ये दोस्तों आपकी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ पर है, ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में एक जनजाति है गोंड जनजाति, इसके द्वारा मनाया जाता है त्यौहार, है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है और आप कहेंगे सर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपने बहुत बार पढ़ाया है ना। और दोस्तों याद रखिए आपका आंसर हो जाए आपका बेसबॉल, जो कि ऑप्शन इसी नंबर है। प्लेयर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे एक टीम पे आपके 9 प्लेयर होते हैं। खेलने का जो आपका मैदान का नाम होता है उसे डायमंड कहते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डायमंड कहते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो आपका है ये कहाँ पर है, तो याद रखिए आपके कहाँ पर है, द हेग, है ना, द हेग, जो कि आपके नीदरलैंड में है। गठन पूछे भैया, इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, तो आपके 1945 में। कब किया गया था, 1945 में किया गया था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक आपके कौन है। फियरलेस गवर्नेंस बहुत बार पूछा गया है, याद रखिए फियरलेस गवर्नेंस की जो पुस्तक है लेखा है किरण बेदी। कौन है, किरण बेदी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा किरण बेदी, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपका गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को भी सॉल्व करना है क्योंकि काफ़ी अच्छे गद्यांश हैं। कह रहे सच्चे वीर अपने प्रेम के, देखो हमने बताया गद्यांश जब बड़ा हो तो आपको गद्यांश को पहले नहीं पढ़ना, पहले उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। जब गद्यांश छोटा होता है तो गद्यांश पढ़ लीजिए और आपको ऑप्शन दिमाग में बने रहेंगे, क्वेश्चन बने रहेंगे। कह रहा है सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। भाई वीडियो को लाइक सिर्फ कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है, जब कभी उसका विकास हुआ है तभी उसका रौनक एक रंग एक बहार संसार में छा गई है। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते हैं, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों दिया है और बिना किसी के क्या है, बिना किसी के पानी दिए, किसी के दूध पिलाए, है ना, जीवन के केंद्र में निवास करो, सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो वीरों के बारे में दिया गया है। कह रहा है इस गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक आपका है क्या। चलिए 71 नंबर में बताइएगा कि यहाँ पर जो गद्यांश है, गद्यांश का जो सही अर्थ है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भैया बताना है क्वेश्चन नंबर 71 में क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। लगभग यहाँ पर ऑप्शन मिला है कि भैया सच्ची वीरता के बारे में दिया गया है। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है। दोस्तों वीरता के रूप में दोस्तों याद रखिएगा त्याग, युद्ध और दान है, लेकिन भैया वीरों का भैया ये क्रोध नहीं, ये भैया कोई वीरता नहीं होती है। अगला है वीरता का संदेश क्या है। वीरता का संदेश क्या है, तो वीरता का संदेश होता है देखिए ऑप्शन सी नंबर कि उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, है ना। देखते हैं कि जितने भी जवान होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बिल्कुल चट्टानों की तरह अटल रहते हैं, देश सेवा करते हैं। अगला दिया गया है कि वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना क्यों की गई है। क्यों, क्योंकि भैया जो आपके ये जो देवदार वृक्ष होते हैं ये स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बड़े होते हैं, है ना, इनमें कोई पानी आनी कोई नहीं देता है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वीरता एक विशेष लक्ष्य है। वीरता एक विशेष लक्ष्य है। अब आप कहेंगे वीरता एक विशेष लक्ष्य है तो आप कहेंगे नयापन की है। क्या है, नयापन की। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है गद्यांश, और गद्यांश में कह रहा है कि सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना, उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वाद की अनुभूति भी होती है।
एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कहीं जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदरन तथा कालिदास का प्रकृति चित्रण वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द जो आपका है क्या, सुंदर शब्द आपका संकीर्ण है, जबकि मनोहर एक व्यापक विस्तृत और साहित्य में धारणा वस्तु को विशेष प्रतीक होती है ना, उसे मनोहर कहते हैं। तो देखो दिया है सौंदर्य की जो परख की जाती है ना, एक किसके आधार पर की जाती है, तो सौंदर्य की परख जो होती है याद रखिएगा इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर होती है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रसस स्वाद की अनुभूति का बोध जो होता है ये कैसे होता है, तो भैया चरित्र की स्पर्शी से होता है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है कि कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं है, क्यों? क्यों? तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें केवल सौंदर्य का वर्णन है, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है। अगला दिया गया है कि कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार इनमें से क्या है, कालिदास का प्रकृति वर्णन ये दोस्तों याद रखिएगा उनकी मनोहरता पर निर्भर है, मनोहरता हो जाएगा। और अगला ऊपर दिए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो आप कहेंगे शीर्षक में जो फोकस हुआ है वो सुंदरता बनाम मनोहरता पर फोकस हुआ है। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए कि आपके अंकित भाटी सर का मॉडल पेपर नंबर है यहाँ पर फर्स्ट हमने यहाँ पर सोल्व कराया है, गद्यांश को भी सोल्व कराया है ना। पीडीएफ को हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, लेकिन अभी आप कहोगे तो अभी हम तुरंत अभी डाल दें तो तुरंत अभी पीडीएफ नहीं मिलेगी, आप लोगों को मार्केट से लेना है। देखो हमने आपको बताया कि किताब बड़ी अच्छी है, क्वेश्चन भी सिलेक्टेड हैं, इसमें डिस्क्राइब भी अच्छा दिया गया है। तो आप अगर बुक को मार्केट से ले आते हैं ना तो उसको सॉल्व भी करेंगे, को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। पीडीएफ तो आपको हम नहीं देंगे तो कोई ना कोई तो दे ही देता है ना, वैसे प्रोवाइड आपको हो जाएगी, लेकिन अगर हम नहीं देते हैं, आज नहीं देते, कल नहीं देते, 4 दिन बाद देंगे, लेकिन अगर हम नहीं देते इसके पहले बहुत लोग आपके टेलीग्राम पे भेज देंगे, कहीं किसी चैनल में, कहीं किसी चैनल में। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि बुक अच्छी है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, इसमें डिस्क्राइब भी दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल पेपर आपको हम जो सोल्व कराएंगे वो आपको 12:15 में आपको सोल्व कराएंगे, 12:15 में, ठीक है ना। और इसके बाद तीसरा मॉडल पेपर होगा 3:45 में आपको सोल्व कराएंगे। चौथा मॉडल पेपर जो आपका सोल्व कराएंगे वो 5:30 बजे आपको सोल्व कराएंगे, 5:30 बजे, ठीक है ना। और इसका 5वां मॉडल पेपर जो आपको सोल्व कराएंगे वो रात को 10:15 में सोल्व कराएंगे। हम आपको पहले ही बता दिया है, तो अपना नोटिफिकेशन आए या ना आए आप लोग सोल्व कर सकते हैं। और जल्द यहाँ पर कंप्लीट करके एक मैराथन क्लास दे देंगे और अंकित भाटी सर के मॉडल पेपर को 3-4 बार पढ़ा देंगे, है ना, क्योंकि आप सभी का मानना है कि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी फंसते हैं, लेवल भी इनका ठीक ठाक रहता है, तो इसको हम 3-4 बार कई तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। मेन चैनल हमारा है कौन सा, देव जी के ट्रिक है। देव जी के ट्रिक चैनल में आपको टाइपिंग के माध्यम से ये मॉडल पेपर मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ पर हमारे चैनल पर 3 मॉडल पेपर एक दिन में आपको दिए जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे मेन चैनल से जुड़ सकते हैं। देव जी के ट्रिक्स हमारा मेन चैनल है ना। और वहाँ पर दोस्तों 6 लाख से ज़्यादा ही सब्सक्राइबर आपके हैं लगभग, है ना, पहुंचने वाले भी हैं, तो आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं, जो कि पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी वहीं पर होती है। इस चैनल पर तो हम रिवीजन क्लासें देते हैं, है ना, तो रिवीजन के लिए आप लोग इसमें भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है कि सबको नहीं लगा है, लगा है ना अच्छा, और अच्छा लगा है, लगता है कि नहीं, हाँ हम सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है और सबसे पहले मिल रहा है और बेहतर कंटेंट मिल रहा है ना। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नए मॉडल पेपर के साथ 12:15 में, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।